Assalamualaikum students, hope you are all doing well. So welcome back with a new video which is about an act wise summary of A Doll House by Henrik Ibsen. As you know, हमने अपनी पिछली वीडियो में A Doll House का इंट्रोडक्शन एज वेल एज उसके करेक्टर्स को डिस्कस किया था। हम उसी चेन को लेते हुए आगे चलेंगे और इसकी एक्ट वाइज समरी को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने एक्ट्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन देती हूँ। A Doll House जो है वो 3 एक्ट पर मुश्तमिल है। हम बारी बारी हर एक्ट को डिस्क्राइब करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम नाउ स्टार्ट अवर एक्ट 1। एक्ट 1 स्टार्ट होता है कि दिखाया गया है कि द प्ले ओपन्स इन अ क्रिश्चियन इवनिंग। जो क्रिसमस इवनिंग का है दिखाया गया है। टोरवल्ड का घर दिखाया गया है जिसके अंदर कपल हैं, बड़ी खुशी से रह रहे हैं, कंफर्टेबल लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। टोरवेल्ड बहुत खुश है क्योंकि उनकी बैंक मैनेजर की पोस्ट पे प्रमोशन हो गई है और नोरा उसकी वजह से एक्साइटेड है और वो फाइनेंशियली और ज़्यादा स्टेबल होंगे। और इतने में दिखाया जाता है कि जो नोरा है ना वो उसने ना कुछ मनी लैंड की हुई है बैंक से अपने हस्बैंड टोरवेल्ड के लिए जब वो बीमार थे। और उन्होंने जब वो लोन लिया था ना तब वो क्रिक्स्टेड जो थे ना वो वहाँ पे काम करते थे। मैंने आपको बताया था क्रोक्सटेड के बारे में कि वो इल रेप्यूटेटेड इंसान है। थोड़ा-सा उनका करैक्टर जो है ना वो लूज़ दिखाया गया है। तो ये चीज़ दिखाई गई है कि नोरा के हस्बैंड बीमार थे मिस्टर टोरवेल्ड, तो उन्होंने गलत तरीके से साइन को यूज़ करते हुए अपने हस्बैंड के लिए मनी लैंड की थी। किससे? क्रोक्सटेड से। अब जो ये क्रोक्सटेड है ना ये वही काम करता है जहाँ पे मिस्टर टोरवेल्ड की बैंक मैनेजर के तौर पे प्रमोशन हुई है। अब जो मिस्टर टोरवेल्ड है ना वो ये सोच रहे हैं कि जो क्रोक्सटेड है ना वो निहायत ही इरिस्पॉन्सिबल इल मैनर्ड सा इंसान है, तो वो उसको फायर करने का सोच रहे हैं। लेकिन जब क्रोक्सटेड को पता लगता है ना ये चीज़, तो वो ना नोरा को थ्रेट करना शुरू कर देता है। वो कहता है वो उसको एक आला बना लेता है ताकि मैं उनको इसके थ्रू ना उसके हस्बैंड से काम करवा सकूँ। वो उसको थ्रेटन करना शुरू कर देता है कि आपने अपने हस्बैंड को रोको वरना जो आपने मुझसे पैसे लिए थे अपने हस्बैंड से छुपा के मैं आपको एक्सपोज कर दूंगा। वो ना उसको डराना शुरू कर देता है जिसकी वजह से नोरा है ना वो टेरिफाइड हो जाती है। वो किस वजह से हो जाती है? चले लिया तो उसने अपने हस्बैंड के लिए था, लेकिन वो डर जाती है क्योंकि टोरवेल्ड जो है उसको अपनी रेपुटेशन का बड़ा ख्याल होता है और वो डर जाती है कि टोरवेल्ड को पता लगा वो बहुत गुस्सा करेगा, इवन कि उनकी मैरिज को भी खतरा है। यहाँ पे एक्ट 1 दिखाया गया है और इसके अंदर थोड़ा सा बैकग्राउंड सीन दिखाया गया है कि क्या चल रहा है। एक्ट 2 स्टार्ट करते हैं। अगला दिन स्टार्ट होता है और नोरा बहुत परेशान है। उसकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ रही है। वो अपने आप को काफ़ी कामों में करने की कोशिश कर रही है क्योंकि आज क्रिसमस भी है। अपने आप को कभी फैंसी ड्रेसेस के अंदर, कभी किसी चीज़ में मसरूफ़ करने की कोशिश कर रही है ताकि उसका क्रोक्सटेड की तरफ ध्यान ना जाए। इतने में मिसेज़ लिंडे आती हैं। लिंडे का करैक्टर मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, ठीक है? और वो उसको उसके लोन के बारे में जो है ना वो बताती हैं। वो कहती है कि लिंडे जानती है क्रोक्सटेड को, वो उसकी बचपन की लवर है। जो हेल्मर है ना, नोरा हेल्मर, वो उसको बताती हैं कि ऐसे-ऐसे क्रोक्सटेड जो है ना, वो मुझे तंग कर रहे हैं। और ना वो उसको कहती है कि ऐसा करो, सीधी डायरेक्ट बात अपने हस्बैंड को बता दो, लेकिन नोरा की इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि वो अपने हस्बैंड को बता सके उसके गुस्से की वजह से। अब क्या होता है कि जो क्रोक्सटेड है ना, वो लेटर लिख चुका है टोरवेल्ड को जिसके अंदर उसने सारी सच्चाई बताई है कि नोरा ने आपसे छुपा के पैसे लिए हैं। और नोरा जो है ना वो डर में पड़ी हुई है और वो चाह रही है कि उसको क्रोक्सटेड के हाथ जो लेटर भेजा है उसने वो टोरवेल्ड के हाथ ना लगे। इसने में नोरा क्या करती है कि ना टोरवेल्ड को बातों में लगाई रखती है, कभी उसके आगे डांस करती है ताकि उसकी अटेंशन उसकी तरफ लाए, लेटर की तरफ ना जाए। अब इतने में क्या होता है, जो क्रोक्सटेड है ना वो ना एग्री हो जाता है किसके कहने पे? मिसिज़ लिंडे के कहने पे, क्योंकि मिसिज़ लिंडे उसकी बचपन की दोस्त हैं, वो उसको थोड़ा-सा समझाती हैं और वो एग्री हो जाता है कि ठीक है, मैं अपना लेटर वापस कर लूँगा अगर नोरा उसकी हेल्प करती है उसकी जॉब को बैक करने पे। लेकिन क्या होता है कि बहुत लेट हो चुकी होती है। जो उसका लेटर है ना वो जो टोरवल्ड है ना उसकी मेल बॉक्स तक पहुँच चुका होता है। और नोरा इस कदर परेशान है कि वो डिसाइड करती है कि मैं कमिट कर लूँगी सुसाइड, क्योंकि उसके हस्बैंड की रेपुटेशन के ख़िलाफ़ है। हेनरिक इब्सन इस जो है ना नावल को इसलिए भी शो कर रहे हैं कि उस टाइम मेल डोमिनेंस कितनी ज़्यादा थी। वो इतने दिमागों पे छाए हुए थे, औरतें इतनी दब के रहती थी कि नोरा ने चाहे उसके लिए किया, लेकिन वो इतनी डरी हुई थी कि वो चाह रही थी कि मैं बेशक मर गई, बस ये है कि मेरे हस्बैंड की जो इज़्ज़त है ना वो कायम रहे। यहाँ पे एक्ट 2 बंद होता है और एक्ट 3 स्टार्ट होता है कि पार्टी चल रही होती है, क्रिसमस का दिन
है। इतने में क्या होता है कि ना मिसिज़ लिंडे जो है ना वो क्रोक्सटेड से मिलती हैं। मैंने बताया कि ये दोनों पहले से एक-दूसरे को प्यार करते हैं। अब दोनों की आपस में हो जाती है और जो लिंडे है ना वो उसको समझाती है कि आप नोरा के साथ ऐसे ना करो। वो थोड़ा-सा उसको मोटिवेट करती है। इतने में क्या होता है कि दोनों की शादी की बातें भी होती हैं। ओल्ड लव उनका दोबारा से ज़िंदा हो चुका होता है। ठीक है, अब जो है ना अब तो देर हो चुकी होती है, अब मिसेज़ लिंडे उसको सजेस्ट करती है कि ठीक है, वो लेटर तो वापस नहीं आ सकता, ठीक है? लेकिन अब ये है कि आप ना दूसरा लेटर लिखो जिसके अंदर आप अपोलॉजी करो कि मैंने जो किया है ना, मैंने गलत किया है, मैंने नोरा को भड़काया है। इतने में क्या होता है कि जो पहला लेटर है ना, वो हेलमेट के हाथ लग चुका होता है और वो उसको पढ़ रहा होता है टोरवेल और इतना गुस्से में आ जाता है कि नोरा को इतनी गालियाँ देता है, बुरा-भला कहता है, उसे लायर कहता है, क्रिमिनल कहता है और यहाँ तक कि कहता है तुम तो ये काबिल ही नहीं हो कि तुम मेरे बच्चों को या मेरे साथ रह सको, तुम मेरे बच्चों की परवरिश ही नहीं अच्छी कर सकती, यानी उसको जो उसके मन में आता है वो सारा कुछ कह चुका होता है। इतने में क्या होता है कि अनदर लेटर भी रिसीव हो जाता है जिसके अंदर क्रोक्स सारी सच्चाई बताता है कि मैंने ऐसे-ऐसे नोरा को यूज़ किया अपनी जॉब के लिए और क्या होता है कि इमीडिएटली टोरवेल्ड की टोन चेंज हो जाती है, यानी उसकी पोलाइट हो जाती है और वो कहता है कि अच्छा मैं अपनी बीवी को उसकी ना फ़ौरन मेंटालिटी चेंज हो जाती है और वो नोरा को माफ़ करने लगता है। और कहता है कि सब कुछ नॉर्मल है, जाने देते हैं। लेकिन नोरा को अचानक फ़ील होता है कि अभी थोड़ी देर पहले तो ये इतना गुस्सा कर रहे थे। वो उसको ना ये मोमेंट ऑफ रियलाइज़ेशन है, अंदर इनर अपने ट्रुथ की, अपनी इनर आइडेंटिटी की। वो कहती है कि देखो ना मैं अपने हस्बैंड की रेपुटेशन का इतना ख़्याल करते हुए उसके लिए मैंने इतना कुछ किया, लेकिन उसको जब पता लगा उसने गुस्सा किया मेरे ऊपर और सच्चाई पता लगी, क्या मतलब कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, लेटर की बेस पे मेरी इज़्ज़त है। तब उसको रियलाइज़ होता है कि कैसे जब वो अपने घर थी, तो डॉल की तरह मैं ट्रीट की जाती थी और जब मैं इधर आई हूँ, तो मैं अपने हस्बैंड के हाथों एक खिलौना हूँ। अब लास्ट सीन दिखाया जाता है फाइनल के नोरा सोचती है, अपनी ये सेल्फ रियलाइज़ेशन करती है, अब अपने हस्बैंड को और बच्चों को छोड़ के चली जाती है और उसको अपनी आइडेंटिटी और इंडिपेंडेंस रिवील हो जाती है और प्ले एंड होता हुआ दिखाते हैं कि ज़ोर के दरवाज़ा मारते हैं जो किसको सिंबलाइज़ कर रहा है, एक बिगिनिंग न्यू लाइफ़ की, किसकी? नोरा की। और अब मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि हेनरी गिब्सन का ये स्टोरी लिखने का क्या मकसद था। हमें डॉल हाउस से ही पता लग रहा है टाइटल से कि एक औरत उन्होंने उस सोसाइटी की डिपिक्शन की अपने इस नॉवल के थ्रू कि एक औरत यानी मेल डोमिनेंस सोसाइटी में उसकी क्या वैल्यू थे, कि वो किस तरह दबी रहती थी, उसके इमोशंस और उनकी फीलिंग्स जो हैं अपने वो हस्बैंड या अपने फादर के अकॉर्डिंग उसको गुजारा करना पड़ता था। कुछ ऐसे सीन्स भी दिखाए गए थे कि टोरवेल नोरा के ऊपर गुस्सा करता था, तुम ज़्यादा फजूल खर्ची करती हो, कम किया करो, यानी एक औरत को किस तरह खिलौने की तरह ट्रीट किया जाता था।